चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछिएगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग बताया था कि हम लोग का जो हिस्ट्री वाला सेशन था, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम साइंस शुरू करेंगे। और साइंस में क्या है, बायोलॉजी से शुरू करेंगे। तो उसमें हमको आप लोगों को केवल थोड़ा बहुत बताया था, उसमें कुछ बताया नहीं था। क्योंकि आपके कौन कौन सा चैप्टर है उसको पढ़ना है, एक बार ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला पढ़ना है आपको कोशिका। ये देखिए, इससे सवाल नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, सेल जिसे कहते हैं आप लोग। ये जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा आपको हमें पढ़ना है रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हमारे बॉडी में ब्लड कैसे चलता है, सर्कुलेट कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे पोषक तत्व, वही पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे हम पोषक तत्व, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें से विटामिन वगैरह पढ़ना है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद है पाचन तंत्र, या जिसे हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है आपका उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे बॉडी का जो बेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे बाहर निकलता है, जिसको आप एक्सक्रीटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स, जो बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, यानी कुल मिला के हमारा बॉडी को रेगुलेशन करता है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो अंतःस्रावी तंत्र का पता आता है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक और पढ़ना है बीमारी, डिजीज, किससे, जैसे फंगी से कौन सा बीमारी होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, उसके बाद आपका वायरस से कौन सा बीमारी होता है। तो ये सारे बीमारी के बारे में हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके टॉपिक है, इसी को हमें पढ़ना है। और ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज है, लेकिन वो सारे हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं। मेरी बायोलॉजी पूछ जाते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, पहला आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, सेल या कोशिका। देखिए, सेल का मतलब होता है कमरा होता है, छोटे छोटे कमरा। आप लोगों ने देखा आजकल छोटे छोटे केबिन बनते जा रहा है, तो उसको कहते हैं सेल कहते हैं। सेल मतलब क्या होता है, केबिन या कमरा होता है। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम सुने होगा आपने, रॉबर्ट हुक का नाम सुने होंगे आप लोग। इन्होंने 1665 ईस्वी में, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके जो तना होता है या उसके जो लकड़ी होता है, उससे क्या है, कोशिका की खोज की। तो अगर फादर, इसको कहता है कोशिका का जनक कहते हैं, कहते हैं कोशिका का जनक या खोजकर्ता कह सकते हैं, जनक का फादर ऑफ सेल कहा जाता है। हाँ जी। किससे खोज किया था, ठीक है, जो पेड़ पौधे ना उसको हम सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज से खोज किया था। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इनको का हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, पेड़ पौधे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स अगर काम करता ना, तो भोजन पका के खाने की आवश्यकता नहीं होता, बहुत बड़े झंझट से खत्म हो जाते लोग।
रोज खाना पका वगैरह वगैरह करो। जानवर जैसे जीव जंतु खाना पका के खाते नहीं है, तो अगर हमारे अंदर भी अपेंडिक्स काम करता था तो, लेकिन हमारे कभी पूर्वज भी ऐसे खाया होगा तो बनेगा। तो सेलुलोज क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सेलुलोज होते हैं, इसलिए पका के खाने पर क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी से। लेकिन जो एनिमल्स वगैरह होता है वो क्या होता है, वो उसको खा सकते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है धरने की कारण, क्योंकि सेल जितने भी पेड़ पौधे होंगे सब में सेलुलोज होगा। जो कॉटन वगैरह होते हैं ना, जो कपास वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है। तो जो जो कागज होता है आपके हाथों में जो जिससे लिख रहे हैं आप लोग जिसमें, वो भी सेलुलोज की बना होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ध्यान दिया। तो इसमें भी क्या होता है, सेलुलोज के बने हुए। तो ये पेज वगैरह या पेपर वगैरह जो होते हैं वो भी क्या होता है, सेलुलोज के बने। तो ये सेलुलोज के बने होते हैं। धन्यवाद। अब देखिए सेल होता क्या है, पहले समझ लीजिए, स्पष्ट डेफिनेशन तो होना चाहिए। देखिए सेल क्या होता है, हमारे बॉडी में दो तरह के एक्शन होते हैं या दो तरह के काम करते हैं। एक तो बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, और दूसरा है कि हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करवाता है, यानी कार्य करवाता है। जैसे आप देखिएगा कोई रूम को बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए ना। तो ईंट क्या होता है, उस रूम का या उस मकान का क्या है, यूनिट होता है, क्योंकि ईंट नहीं होगा तो मकान नहीं बनेगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये सेल क्या है, हमारे शरीर का, यानी किसी जीव का, हमारे शरीर का किसी जीव का क्या होता है, संरचनात्मक, ये संरचना को बनाता है। और क्रियात्मक, क्रिया मतलब एक्शन करवाता है। क्रियात्मक क्या होता है, इकाई होता है। इकाई मतलब यूनिट से कहते हैं आप, यूनिट, सबसे छोटा चीज, इससे और छोटा चीज नहीं हो सकता। क्योंकि एक सेल में जितने क्रियाएं होती है, जितने एक्शन होती है, जितने फंक्शनिंग होता है, हमारे पूरे बॉडी में उतना फंक्शनिंग होता है। जैसे एक सेल में भी क्या होता है, उत्सर्जन होगा, एक सेल में भी पाचन होगा, एक सेल में भी क्या होता है, गति होगा, एक सेल में भी क्या होता है, आपका हार्मोनी काम होगा। और हमारे बॉडी में ये सारे काम होता है। दूसरा है संरचना, सेल अभी बताया कि ईंट क्या है, सेल बनी है। तो ईंट क्या होता है, सेल आपस में जब जुड़े, कल बताया था कि आपस में जुड़ेगा तभी तो टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू जुड़ेगा तो ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा तो सिस्टम बनाएगा, और सिस्टम बनेगा तो बॉडी बनेगा। तो सेल नहीं होगा तो ये सारी चीज बनेगा कैसे। तो इसलिए संरचनात्मक और इकाइयात्मक क्या होता है, ये यूनिट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जो सेल है, ये सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल के क्या है, प्रकार। एक देखिए जो पुराना होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रो मतलब पुराना, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल। पुराना मतलब पुराने जानवरों में, यानी एनिमल में पाया जाने वाला सेल, एनिमल या किसी भी मतलब लिविंग थिंग में पाने वाला जो होता है उसको पुराना कोशिका। तो हम देखिए हमारे इस बॉडी में इस तरह का सेल नहीं होता है। ये सेल जानते हैं किसमें होता है, जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, इनमें ये सेल पाया जाता है। या फंगी वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है, इस तरह के सेल। मतलब ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है।
एक मिनट, आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, देखते थे। चलिए, तो जो ये प्रोकैरियोटिक होता है, वो सेल क्या होता है, पुराना होता है। तो पहले पहले आरंभिक अवस्था में जो एनिमल बने होंगे, उन्हीं के बॉडी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। और अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक जो सेल से जो एनिमल बनते हैं, वो एक कोशिका होती है, जिसको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। ध्यान देगा, तो यूनिसेल्युलर जितने भी एनिमल्स या प्लांट होते हैं, वो सब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, वो एडवांस सेल या कह सकते हैं आधुनिक सेल जिसे कहा जा सकता है। और जो यूकैरियोटिक होता है, इससे क्या होता है, मल्टी सेलुलर जिसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जो सेल है, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। इसलिए हमारा बॉडी का सेल कैसा है, बहुत ही ज्यादा क्या है, एडवांस सेल है। तो क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। इसमें क्या है, मनुष्य लिख लीजिएगा, मनुष्य के अंदर ये है। हमारे अंदर कौन सा है, यूकैरियोटिक। ये दो प्रकार के क्या होता है, सेल होते हैं। तो देखिए, एक क्या होता है, पुराना सेल होता है, एक नया सेल होता है। अब देखिए, जो सेल होता है ना, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिका। देखिए, जितने भी अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो सब एक कोशिका का बना होता है, वन सेल का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे किसी एनिमल का हो, जितने भी अंडे होते हैं, वो सब एक सेल का बने होते हैं। तो आप बता सकते हैं, जो शुतुरमुर्ग होता है ना, उसके अंडे सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग जो होते हैं, मुर्ग के अंडे, जो ऑस्टिस एग कहते हैं, कम से कम 2 किलो टाइप के होते हैं। तो वो क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा सेल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे छोटा सेल, छोटा कोशिका, ये होता है माइको राइस्मा कहते हैं इसको, राइस्मा कहते हैं, राइस्मा। या माइक्रो कहा जाता है इसको। अब देखिए, मनुष्य के बॉडी में देखते हैं, जो हमारा मानव होता है, ह्यूमन बॉडी में अगर देखें, तो मानव का जो सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा क्या है, कोशिका। वो होता है ओवम सेल होता है। सर, हाँ, बताइए। वो सबसे छोटी कोशिका क्या लिखा है, माइको राइजा, माइक्रो राइजा कहते हैं, या माइक्रो क्या कहते हैं, बिट्स भी कहा जाता है इसको। एक प्रकार के बहुत छोटे जीव जंतु, जो मतलब एनिमल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, सबसे बड़ा कोशिका अगर ह्यूमन में देखा जाए, तो ये ओवम सेल होता है, जिसे आप अंडाणु कोशिका कहा जाता है, जो क्या है, फीमेल में होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा
कोशिका अगर देखा जाए, छोटा कोशिका वो होता है स्पर्म सेल होता है, जो मेल में पाया जाता है। किसमें होता है? मेल में होता है। और सबसे लंबा मतलब देखिए, एक होता है बिगेस्ट, होता है लार्जेस्ट, जिसे कहते हैं कोशिका। देखिए लार्जेस्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, या जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है, न्यूरॉन कोशिका या नर्व सेल भी कहा जाता है। देखिए हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। आप लोग जरा एक चीज बताइएगा, जब चोट लगता है तो हर जगह का सेल डैमेज होता है, तो ऐसा क्यों है कि हेलमेट को केवल सर पे पहनने के लिए बोलते हैं, शरीर के बाकी बॉडी में ऐसा कुछ पहनने के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? जो हेलमेट होता है उसको हेड में ही क्यों पहनने के लिए बोला जाता है? जरा आप बताइए आप लोग जरा। देखिए न्यूरॉन सेल क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वहां पे होता है। तो हेलमेट को केवल सर पे ही क्यों लगाया जाता है? बाकी भाई अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो डैमेज तो हर सेल होगा ना, लेकिन क्या होता है खासकर सर पे क्यों लगाया जाता है? बताइए आप सर लोग। सर नर्व सिस्टम होता है सेल्स ना, में डिवीजन होता रहता है, हाँ सेल्स सर डिवाइड न्यूरॉन, करती हैं अदर सेल्स। हाँ बताइए बताइए, हाँ सही बोल रहे हैं आप, सर सही। न्यूरॉन को जो ऑपरेट करता है सर, ब्रेन करता है। ब्रेन से ही जो सूचनाएं आती हैं वो न्यूरॉन से होती है। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से हेलमेट हमारे ब्रेन को उस करने के लिए, नहीं 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 सेव नहीं करने के लिए बनाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, पहले से ही बोल रहे थे। ठीक है, क्या था समझ लीजिए। सर अदर सेल्स डिविजन होते हाँ हैं, ठीक है, सेल जो डिविजन हमारा होते न्यूरॉन रहते हैं। जो है ना, जीवन में एक बार बनता है, समझ लीजिएगा। न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है सेल। न्यूरॉन सेल लाइफ में एक ही बार बनेगा। इसलिए देखिए आज तक क्या होता है, वैज्ञानिकों ने बॉडी के बाकी ऑर्गन को बना दिया है, लेकिन न्यूरॉन को या जिसको ब्रेन कहते हैं उसको नहीं बना पाया अभी तक, मतलब नेचुरल विधि से नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि न्यूरॉन जो सेल है वो डिवीजन ही नहीं करता है, तो सेल को आप लेबोरेटरी में बनाएंगे कैसे? बाकी देखिएगा आपका, अब जानते हैं आजकल क्या होता है, स्टेम सेल का जमाना है। स्टेम सेल में क्या होता है कि जो भ्रूण के सेल होते हैं, जो एम्ब्रॉय के जो सेल्स होते हैं, उसको क्या होता है कंजर्व करके रख दिया जाता है, यानी स्टेम सेल बैंक में रख दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको केवल ब्रेन को छोड़ के बाकी शरीर के किसी भी ऑर्गन को डेवलप किया जा सकता है। आजकल जो बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक जो पैसे वाले होते हैं, वो सब अपने बच्चे के जो एम्ब्रो होता है उसके सेल को क्या होता है कंजर्व करके रख लेते हैं। बाई चांस कल किसी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होकर उसका हाथ या पैर या कोई भी डैमेज हो जाता है, या किडनी वगैरह कुछ डैमेज होता है, तो उस हम क्या होता है जो स्टेम सेल होता है उससे उससे व्यक्ति के, क्योंकि उसके खुद के सेल होते हैं वो, इसलिए उस सेल से उनके उस ऑर्गन को हम क्या होता है लेबोरेटरी में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन न्यूरॉन को हम डेवलप नहीं कर सकते। पहली बात तो क्या होता है, ये विभाजित विभाजित नहीं होता है, और ये जीवन में एक ही बार बनता है। इसलिए बोलते हैं कि दिमाग बढ़ाया जा सकता है बादाम खा के, ऐसे नहीं होता, बादाम खा के नहीं होता। दिमाग तो एक ही उतना बना है, उसको केवल बूस्ट किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसकी सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है। दिमाग जितना है उतना ही है। लगभग देखिएगा हमारे मनुष्य का जो ब्रेन है उसका लगभग जो वजन होता है वो 1350 ग्राम करीब करीब होता है, लगभग सभी का होता है, इतना ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो जितना उसको यूज कर पाता है उस पर निर्भर करता है कि उसकी इंटेलिजेंसी पर। कोई क्या होता है ज्यादा यूज कर लेता है, किसी कोई क्या होता है यूज ही नहीं करता है, तो उस पर निर्भर करता है। तो पहली बात है कि न्यूरॉन सेल क्या होता है, ये कभी विभाजित नहीं होता है, ये सेल डिवीजन नहीं करता। इसलिए क्या होता है हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर न्यूरॉन सेल अगर किसी कारण से डैमेज हो गया तो वो व्यक्ति क्या होता है फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये सेल क्या होता है विभाजित नहीं होता है। चलिए आप लोग बताइए, एक हमारा बॉडी में एक ऑर्गन का ऐसा सेल है वो जल्दी विभाजित होता है, बहुत ही क्या होता है ज्यादा डिवाइडेड होता है, वो कौन सा ऑर्गन का सेल है?
और वो क्या होता है अपने जो ऑर्गन होता है उसको बहुत ही जल्दी क्या होता है प्यूरिफाइड कर लेता है। ब्लड। नहीं ब्लड नहीं, ब्लड नहीं नहीं। पूछ रहे हैं सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गन का ऐसा सेल है जो बहुत तेज गति से डिवाइड होता है, मतलब विभाजित होता है। उसका जो सेल, डिवीजन। हाँ हाँ, सेल डिवीजन है बहुत क्या होता है फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। सर स्किन। नहीं इसकी नहीं है वो है आपका लीवर सेल, जिसको आप यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कोशिका या लीवर सेल। जो लीवर सेल आप लोग जानते हैं ना, लीवर देखिए जितने भी हम अशुद्धियां खाते हैं ना वो उसको प्यूरिफाइड कौन करता है, लीवर करता है। ध्यान दीजिएगा, लीवर एकदम सही बताया आपने, लीवर सेल। जिसने भी बताया वो सही बताया। लीवर सेल क्या होता है, ये बहुत जल्दी क्या होता है, ये डिवीजन करता है। और इसे देखिए लीवर सेल क्या होता है कि हम जितने भी अशुद्धियां खाते हैं, जहर तक जो पी जाते हैं ना, जहर शराब वगैरह जो भी गंदगी बासी कुछ भी खा जाते हैं, वो सब क्या होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, लीवर करता है। अगर लीवर नहीं हो तो क्या होगा, अब बताइए ये जो अशुद्ध चीज हम लोग खाते हैं उसको डैमेज कौन सबसे पहले का लीवर करता है। लोग बोलते हैं कि किडनी खराब होता है शराब पीने से, नहीं, पहले लीवर खराब होता है। जब लीवर खराब होता है तब उसको किडनी को इफेक्ट कर देता है। लीवर से जब क्या होता है जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन जब क्या होता है किडनी में पहुंचता है तभी किडनी खराब होता है, उससे पहले किडनी नहीं खराब होता है। पहले जिनका लीवर खराब है उनका किडनी खराब होना पक्का है, ध्यान दीजिएगा। और जिनका किडनी खराब है, आप मान के चलिए किडनी खराब है तो पूरा धीरे धीरे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन और यूरिन पास नहीं होगा, शरीर सड़ने लगेगा। तो वो बहुत सारे क्या है रीजंस है। तो ध्यान दीजिएगा लीवर सेल क्या होता है बहुत ही तेज गति से क्या होता है डिवाइड करता है। और आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा हेपेटाइटिस पीलिया वगैरह में क्या होता है ये लीवर सेल क्या होता है डैमेज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, उसको फिर ठीक किया जाता है। तो लीवर सेल क्या होता है बहुत जरूरी है लीवर को स्वस्थ रखना। इसलिए पानी और भोजन बहुत जरूरी है, सही से खाना। अगर कोई व्यक्ति पानी और भोजन को अगर बढ़िया से खाए, कम खाए, कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा खाए, कम खाए लेकिन शुद्ध भोजन और पानी ले तो उनको बीमारी बहुत ही कम होगा। क्योंकि लीवर अगर सही रहेगा तो जितने भी अशुद्धियां है वो सब खा जाएगा। क्योंकि ये लीवर क्या होता है केवल भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन होता है उसको भी बाहर निकालता है। जो हमारे कह सकते हैं कि जिसको डेड सेल जिसे कहते हैं आप लोग, उनको बाहर निकलने का भी क्या है बहुत बड़ा काम करता है आपका लीवर, जानिएगा। तो ये क्या हो गया आपके कोशिका सबसे बड़ा छोटा है, इसके बारे में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कोशिका होता क्या है, कि इतना तो नहीं पूछेगा लेकिन आप लोग एक बार एक चित्र बना देता हूँ। आपको चित्र बनाना बनाना वहां पे आएगा नहीं। एक नॉर्मल सेल के बारे में आपको बता देता हूँ। सेल तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, नॉर्मल सेल बना देता हूँ। और देखिए इसमें क्या होता है जो एनिमल सेल होता है यानी जो जंतु कोशिका होता है और जो पादप कोशिका होता है इसमें थोड़ा सा अंतर भी होता है। अभी बता दूंगा कि जो एनिमल सेल्स होता है और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस भी बताता है। देखिए ये कॉमन सेल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें जंतु भी आ सकता है और पादप भी आ सकता है, कॉमन सेल है ये। इसे मत बोले कि जंतु भी है। इसके देखिए जो बाहरी वाला भाग होता है ना इसको कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहा जाता है। ये क्या होता है सेल को रक्षा प्रदान करता है। जैसे देखिए आपके घरों में जो दीवार है ना, दीवार क्या करता है घरों को रक्षा करता है। इसके नीचे क्या होता है एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये ये क्या होता है एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। दोनों लैंग्वेज में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है एक मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है एक अर्ध तरल और अर्ध ठोस पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं आप लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जीव द्रव। हिंदी में क्या कहते हैं जीव। देखिए ये जो जीव द्रव है ना इसे क्या कहते हैं भौतिक जीवन का आधार कहा जाता है। आधार
यानी बेस ऑफ फिजिकल लाइफ। क्योंकि सबसे पहले जीवन की जो उत्पत्ति हुई ना वो जीव द्रव्य के रूप में हुई थी। क्योंकि देखिए जब पहली बार जब लाइफ बना होगा तो क्या होगा, धार्मिक में मत जाइएगा, साइंस में की बात बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जल में बना था, और जल क्या होता है, घुलनशील होता है, सोलुबल होता है। तो हर चीज को घुलते हैं तो कोई ना कोई क्या होता है, जीव द्रव्य बना हुआ प्रोटोप्लाज्म बन गया। प्रोटोप्लाज्म में क्या था, बहुत सारे केमिकल का है, हमारा बॉडी क्या है, केमिकल ही तो है। तो इसलिए क्या होता है, पहले जीव द्रव्य बना, इसलिए जीव द्रव्य को क्या जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, बेस ऑफ फिजिकल लाइफ। फिजिकल मतलब क्या था, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता, उसी से क्या लाइफ बन रहा है। भाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही तो हमारा जीवन बना, जो वाटर से बना। तो भाई वो पहले क्या था, फिजिकली तो था, अब वो क्या होता है, उसको बॉडी में आया तो एक्टिव हो गया। अब देखिए इसके बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यानी इसको आप हिंदी में कहते हैं केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है, पार्ट्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कोशिका ध्रुव में ये रहते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे आपने तरबूज देखे होंगे, तरबूजे को अगर बीच में से काट दीजिए ना, देखिएगा उसके बीज क्या होते हैं, लगे रहते हैं, सटे सटे लगे रहते हैं। वैसा ही आपको अगर काटेंगे तो वैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उसके बाद आपने सुना होगा राइबोसोम, जो मेन है उसी को लिखा होगा, ऐसे बहुत ज्यादा है, वो उतना में मत जाइएगा। लाइसोसोम, उसके बाद लवा क्या प्लास्टिड, लवा क्या प्लास्टिड, जो मेन है उसमें लिखा होगा। उसका देखा केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में कुछ उलझे हुए तंतु मतलब जालनुमा संरचना पाया जाता है, जो उलझे हुए रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है, या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और इसी क्रोमेटिन फाइबर पर क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जिसको जेनेटिक मैटर्स कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, या कह सकते हैं आरएनए होता है। और आरएनए के ऊपर क्या होते हैं, आपका जीन होता है। जीन क्या होता है, हमारे आनुवंशिक पदार्थ का इकाई होता है। जीन क्या होता है, हमारे बॉडी में आनुवंशिक इकाई यानी जो जेनेटिक यूनिट्स कहा जाता है, क्या कहते हैं, जेनेटिक्स यूनिट कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, आपके जीन कहते हैं। तो देखिए एक कोशिका हुआ, और कोशिका के आकार भी आकृति भी अलग अलग होती है, ठीक है। कोशिका के जो बाहरी आवरण है उसको हमने सेल वॉल कहा। सेल वॉल क्या होता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अंदर देखिए देखिए सेल वॉल जो है ना वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में जो सेल वॉल है नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाता, क्योंकि देखिए हम लोग जो एनिमल होते हैं ना, हम प्रोटेक्ट में रहते हैं, सुरक्षित अवस्था क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो देखिए कहीं बारिश हो रहा है, कहीं बरसात हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब रहता है, तो उनको क्या होता है, प्रोटेक्शन की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए देखिएगा जब आप पेड़ पौधे देखते हैं ना, तो पेड़ पौधे का जो तना होता है देखिए कितना कठोर होता है। और इंसान का या एनिमल का बॉडी देखिए कितना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, वही आपके पाए जाते हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर बहुत सारे जो मैट्रिक्स है ना, वो उसका आदान प्रदान करने के लिए होता है। देखिएगा कोशिका के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका एग्जांपल आप अपने घर में कर सकते हैं। एक खीरा काटिएगा और खीरा में नमक डाल दीजिए, क्या होगा, खीरा काट के उसमें नमक डालने पर क्या होगा कि खीरे के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। या आप लोगों के घरों में जो आरओ लगा हुआ ना, आरओ में का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं उसको, समझिएगा। उसमें भी क्या है, तो ये जितने भी पानी क्यों बाहर आता है, क्योंकि जब नमक होता है, नमक सॉलिड होता है, जब अंदर जाता है तो अंदर का क्या होता है,
प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा देता है। बढ़ा देने पर क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकलने यानी घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ा देता है, तो बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या कोशिका के अंदर भी क्या होता है, ये सारे मैटर का क्या होता है, आदान-प्रदान होने लगता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे अलग-अलग क्या होते हैं, अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल जिसे कहते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक, ये 4 तो कम से कम याद रखिएगा, और भी बहुत सारे होते हैं, इतना ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं और भी। उसी को हम देखेंगे। उसके बाद देखिएगा जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक या जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस की देखिए जो खोज किया था उसको कहता है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है 1831 में आपका न्यूक्लियस की खोज किया था, और न्यूक्लियस को क्या था, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि पूरा सेल का जो कंट्रोल होता है ना, वो न्यूक्लियस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? न्यूक्लियस के माध्यम से क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। और न्यूक्लियस में कुछ क्या होता है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। और यही क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये उलझ जाते हैं, और उलझ जाने के बाद क्या होता है, ये आपका आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं, जिसको जेनेटिक मैटर्स कहते हैं। और यही जेनेटिक जो मैटर्स होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, माता पिता का जो इंफॉर्मेशन है होता है, वो बच्चों तक पहुंचने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जिसको गुणसूत्र कहते हैं। देखिएगा अलग-अलग जो जातियाँ होती है ना, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होती है। पूरे दुनिया के जितने भी मानव हैं, उनके क्रोमोसोम्स एक जैसा होंगे। इसलिए क्या पूरे दुनिया के मानव एक ही जाति का है। ध्यान दीजिएगा। डीएनए और आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। मेनली क्या होता है, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें डीएनए मेनली आनुवंशिक पदार्थ होता है, और जो छोटे एनिमल्स होते हैं और कुल मिला के क्या होता है, प्लांट जो होते हैं ना, उसमें आरएनए काम करता है। हमारे यहाँ पे आरएनए क्या है, मनुष्य में आरएनए क्या होता है, आनुवंशिक रूप में काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में काम करते हैं। जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है। आप लोगों ने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। तो कोरोना वायरस में जो उनका जो जेनेटिक मैटर होता है, भाई कोरोना वायरस भी क्या वेरिएंट हो रहा था अलग-अलग, तो भाई उसमें भी क्या हो रहा है, नए-नए जीव बन रहे थे। तो उसमें जो वेरिएंट बने ना, उसमें आरएनए में बदलाव आ रहा था। तो आरएनए भी क्या होता है, कुछ एनिमल में क्या होता है, आनुवंशिक रूप में काम करता है। और जीन क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या होता है, हमारे जो आनुवंशिकता होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है? तो अब देखिए एक-एक करके थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखें। हम संरचना वगैरह कुछ नहीं बनाएँगे, उसमें नहीं आता है। धन्य देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम अगर सबसे देखें ना, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं पहले? इसको क्या कहते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ सेल या बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब इसको ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, पहले समझ लीजिएगा। इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, भोजन के तुरंत खाने के बाद हमें एनर्जी नहीं मिलता है। देखिए जब भोजन करते हैं तो पहले उसका क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद ये ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, सेल में पहुँचता है। ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचा, सेल में पहुँचा। सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में क्या है, माइटो देखिए जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म में कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एटीपी में बदल जाता है, और वो एटीपी जो होता है हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है। देखिए कैसे होता है, आप लोगों ने ग्लूकोज का सूत्र जानते होंगे। ये है हमारा ग्लूकोज, और हमने श्वसन क्रिया में क्या लिया, ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी में क्या है, पानी। सेल में भी पानी है। ये जब क्रिया करेगा यानी मेटाबॉलिज्म होगा, इसमें कौन सा क्रिया हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसको उपपचय कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्या बनेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और एटीपी में बदल जाएगा। और ये जो एटीपी है ना, इसको ऊर्जा का इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा का इकाई कहा जाता है। एटीपी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट।
ये होता है एडिनोसिन के क्या होता है फुल फॉर्म होता है, और यही क्या होता है सब व्यक्ति के शरीर में बनता है। आप लोग कुछ लोग देखिएगा क्या होता है, खाता तो बहुत जबरदस्त खाता है, 10-15 रोटी खा जाता है, लेकिन उसको धक्का दो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो गया है। आजकल के जो मोटापा का मेन कारण है मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होना। देखिए मेटाबॉलिज्म रेट अगर डाउन होगा ना, तो जो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बन रहा है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो ग्लूकोज क्या है बॉडी में धीरे-धीरे जमना शुरू कर देता है, और वही ग्लूकोज क्या होता है फैट के रूप में धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाता है और मोटापा आ जाता है। आजकल अधिकतर जो मोटापा होता है ना, फैट का नहीं होता है, आजकल अधिकतर मोटापा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट कम है, इसलिए तो बोला था कि रोज एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन टाइम ही नहीं है किसी के पास, अधिकतर लोगों के पास जो करते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। अब पैदल भी ऐसे नहीं चला जाए कि फ़ोन में बात करते-करते चल रहा है। जब चलिए तो एकदम बढ़िया से चलिए, तो उससे क्या होगा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। अब ये कुछ लोग क्या था कम रोटी खाते हैं, कम भोजन करते हैं, उनका शरीर में एनर्जी भरा रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बॉडी में जितना डाइजेशन हो रहा है, वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए अगर बॉडी में एनर्जी लाना है तो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी एनर्जी बनेगा। अगर मेटाबॉलिज्म रेट अगर कमजोर है, तो आप कितना भी खा लीजिएगा, शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगा, हमेशा कमजोरी रहेगा। क्योंकि पूरे सभी का एक ही कारण नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। बोलेंगे कि मैं तो खाना खाता हूँ, लेकिन मुझे बढ़िया डाइजेशन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एनर्जी नहीं है। केवल एक ही कारण नहीं है, और भी कारण है। लेकिन क्या था आजकल का सबसे बड़ा कारण यही है। आजकल लोग जो घरों में रहते हैं, जो फिजिकल वर्क नहीं करते, उनकी बात बोल रहा हूँ। जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, उन सबका एक ही कारण है मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होना। लेकिन वही है कि 1-2 महीने आप लगातार दौड़िए, भागिए, 4-5 किलोमीटर दौड़ के आइए, उसके बाद देखिए मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है। और जानते हैं आप बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या होता है फास्टिंग करने से वेट कम हो जाएगा, वगैरह-वगैरह हो जाएगा। देखिए फास्टिंग करने से क्या होगा, हमारा बॉडी बहुत ही सेंसिटिव बना हुआ है। अगर आप कम भोजन करेंगे ना, तो क्या होता है बॉडी बहुत सारे जो ऑर्गन है था उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को घटा देगा, और धीरे-धीरे वो ऑर्गन क्या होता है काम करना बंद कर। आप क्या होता है 4-5 घंटे लगातार सोइए या 4-5 दिन तक लगातार सोते रहिए, मत बोलिए। उसके बाद देखिएगा आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मन क्यों नहीं करेगा? कि वो ऑर्गन क्या हो रहा है आपका वर्किंग में नहीं है। तो